हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 नंबर के होते हैं और इसमें 2 घंटे दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सही है। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कपास की खेती करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो हमारा ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी? नहीं, ये शहरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियाँ और घोड़ों को बड़े पैमाने में पालते थे? नहीं, वे लोग केवल चावल की खेती करते थे? नहीं, वो गेहूँ जौ की भी खेती करते थे, गेहूँ जौ की खेती करते थे। नेक्स्ट हमारा है, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। नहीं, व्यवहार तो था ही नहीं उसमें। सही भाषण, भाषण के बारे में नहीं दिया गया त्रिरत्न में। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, हाँ ये सही हो जाएगा। विश्वास, ज्ञान और आचरण के बारे में जैन धर्म के 3 रत्न में बताए हुए हैं, त्रिरत्न में। तो इसमें हमारा हो जाएगा राइट आंसर सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। नेक्स्ट हमारा है, चोल अभिलेखों के अनुसार, जो चोलों का अभिलेख मिला है उसके अनुसार बता रहा है, तो जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि, जो जैन संस्था को जो भूमि दी जाती थी दान में, तो उसे क्या कहते थे? तो चोल अभिलेख के अनुसार उसे पल्लीच्छादनम कहते थे। क्या कहते थे? पल्लीच्छादनम। हमारा इसका हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट हमारा है, विशाख दत्त द्वारा, विशाख दत्त याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस की लेखक कौन है? विशाख दत्त। तो विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो जो विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो जो शेरशाह सूरी हैं उनके शासनकाल में क्या हुआ था? भारत का जो पहला मुद्रा रुपया था वो मुद्रित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है जगह, शेरशाह सूरी, और इनका मकबरा बिहार के सासाराम में है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ? तो जो मुगलों और मराठों के बीच जो आरंभ होता द्वंद्व वो औरंगजेब के समय में हुआ था। शाहजहाँ के समय भी हुआ था, वो थोड़ा सा ही हुआ था, लेकिन ज़्यादा औरंगजेब के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो अस्थायी स्वशासन को हम रिपन को मानते हैं, लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का पिता कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। जो लॉर्ड कैनिंग ये 1857 की क्रांति के समय में थे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट हमारा है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ये 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को विलय कर लिया था कुशासन कर आरोप लगा के। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। जो अवध के नवाब है उनको बोला था कि आपको कुशासन का, उन पर आरोप लगा दिया था कि आपको शासन करने नहीं आता था, इसलिए हम इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे हैं। इस तरह से अवध को विलय कर लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में। तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन, जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था तो उस टाइम हमारा जो गवर्नर जनरल था भारत का, तो वो था कर्जन, लॉर्ड कर्जन था। तो याद रखिएगा 1905 में लॉर्ड कर्जन था और कर्जन द्वारा ही बंगाल विभाजन किया गया था। तो नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उनके विरोध का जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है,
किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुजी कहा था महात्मा गांधी ने। गुरुजी की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो सत्यशोधक से संबंधित कौन है? तो ज्योतिबा फुले है और इसकी स्थापना हो जाएगी 1873 में। तो ज्योतिबा फुले आपको अगर सत्यशोधक समाज के से संबंधित है तो ज्योतिबा फुले, तो आपको ये ऑप्शन मार सकते थे, ऑप्शन नंबर सी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा हुई थी। नेक्स्ट हमारा है अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? जो अटला देवी का मस्जिद है उसका निर्माण इब्राहिम शाह शर्की द्वारा किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर की उपज का कितना भाग था? जो अलाउद्दीन था उसके समय में भू राजस्व की दर था 1/2, मतलब आधा भाग था, जो कि उपज का भू राजस्व का आधा दर उपज का भाग था। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समान वचन देता है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है। और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। विचार अभिव्यक्ति क्या होगा? स्वतंत्रता देता है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। नेक्स्ट हमारा है आप प्रीएम्बल या प्रस्तावना पढ़िएगा तो उसमें दिया गया हुआ है, तो आप उसको याद रखिएगा, पूरा प्रीएम्बल को ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो प्रस्तावना हमारा है उद्देश्य का, उसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए, आपको उससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल्य कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? जो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, उन्होंने इंदिरा गांधी के समय में सुझाव दिया था मूल्य कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उसी के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। और इसे जो 42वां संविधान संशोधन है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने छोटा लघु संविधान कहते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट हमारा है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? जो अनुसूचित जनजाति जो एससी होते हैं उसको संरक्षण के लिए एक क्षेत्र जो उनको द्वारा घोषित कर दिया जाता है, वो शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। और अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी भी राष्ट्रपति हैं। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में कौन कौन हो जाएगा? तो ग्राम विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति नहीं, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। हाँ, ये हो जाएगा। गांव में तो कोई भी लोग आके रह सकते हैं, तो वो थे ना हो जाएगा कि ग्राम सभा के लोग हैं, नहीं ये तो नहीं। हाँ, वे सभी व्यक्ति जिसके पास नाम गांव का जो विशेष पंचायत के लिए मतदाता सूची है, मतलब कि वो जो उस गाँव में रहते हैं उसका वोटर ID कार्ड है, तो उस सूची में उनका नाम है, तो वो या ग्राम सभा के मतलब भाग में शामिल है। अब नेक्स्ट हमारा क्या? गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष नहीं, वयस्क पुरुष ही सिर्फ क्यों, महिला भी तो ये सभी व्यक्ति जो साक्षर नहीं, जो पढ़े लिखे हैं सिर्फ वो नहीं हो सकते। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है संविधान के निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो जो हमारा 91वां संविधान संशोधन है वो केंद्र तथा राज्य के जो मंत्रिपरिषद है जो उसकी मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमित करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा संविधान संस्था नहीं है? तो इसमें से संविधान संस्था मतलब कि जो संविधान में जिसके बारे में उल्लेखित नहीं है। तो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के बारे में दिया हुआ, राज्य
लोक सेवा आयोग PCS के बारे में दिया हुआ, वित्त आयोग के बारे में भी संविधान में है, नीति आयोग के बारे में नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ये संवैधानिक संस्था नहीं है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जो 1946 का अंतरिम सरकार था, इसमें जो कार्यपालिका के मंत्रिपरिषद में उपसभापति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? बोला कि जो भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 241 में है। 241 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। लोक सेवा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो जो पूछा कि लोक सेवा का जो स्पीकर है, जो अभी मेरे ओम बिरला जी हैं लोकसभा के स्पीकर, तो उनका निर्वाचन कैसे होता है? जो लोकसभा के सभी सदस्य वही चुनते हैं अपना स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। और मूल्य अधिकार आपका कहीं ह्रास हो रहा है तो आपको लग रहा है कि मूल्य अधिकार हमारा छीना जा रहा है, तो आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? जो गोल्डन ट्रायंगल है, स्वर्ण त्रिभुज है, ये क्या है? मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से कौन कौन से देश आते हैं? थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है और लाओस। ये क्या त्रिभुज बनाते हैं? स्वर्ण त्रिभुज इसे बोलते हैं। तो ये तीनों तो आते हैं, कंबोडिया नहीं आता। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। जो कंबोडिया है वो स्वर्ण त्रिभुज में नहीं आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अगर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछता तो 9 जनवरी होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा राइट आंसर 18 दिसंबर। और भारतीय प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को हो जाएगा। लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? जो लोसुंग त्यौहार है, ये फेस्टिवल है, या सिक्किम में मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्किम का जो लोसुंग त्यौहार है वो लोकप्रिय त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यूनॉक्स कप किस खेल से संबंधित है? जो यूनॉक्स कप है या बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल, चंद्रताल, ये सब कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। सूरजताल झील है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। झील का मैंने क्लास लिया हुआ है, आप जाके ज्योग्राफी खान सर का PDF मैंने पढ़ाया, तो उसमें ज्योग्राफी में है सारे ताल के बारे में, सारे झील, नदियाँ। मैंने पूरा ज्योग्राफी का क्लास ख़त्म कर दिया। मात्र 11 क्लास है ज्योग्राफी का। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी का थ्योरी क्लास है, जो कि 11 क्लास में आपका ज्योग्राफी का काफ़ी क्वेश्चन मतलब बन जाएंगे। इसमें से जितना पूछा हुआ वो सारे क्वेश्चन उसमें पढ़ाया गया है। तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा, डिटेल्स में उसमें पढ़ाया गया है। झील का भी उसमें दिया हुआ, चंद्रताल झील, कुल्लू झील, चिल्का झील, सांबर झील, खारे पानी का झील, मतलब सब उसमें अच्छे से दिया हुआ है। आप जाके पीछे क्लास में देख लीजिएगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय। नहीं, किसी स्थान का आजीवीय घटक, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते नहीं है, जहाँ जीव रहते हैं वो उसे नहीं कहते इकोसिस्टम। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, जो जीव समुदाय और उसके जो वातावरण होते हैं उसका संतुलित तंत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने % होना चाहिए, प्रतिशत होना चाहिए?
भारत 33% होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आप 33% भी ध्यान रख सकते हैं, 33.33% भारत में वन होना चाहिए, ये दिया गया। अभी हमारे वन का है जो 21.5 हमारे वन क्षेत्र हैं, लेकिन 33.33 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एपिफाइट से पौधे बहुत अधिक विकसित होते हैं, होने वाले पौधे हैं। जो एपिसाइड पौधे हैं वो बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। और वो जो एपिफाइट्स जो पौधे हैं वो अन्य किसी पर निर्भर करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? तो वो क्या है, एक यांत्रिक मदद हेतु। यांत्रिक मदद हेतु क्या है, एपिफाइट्स पौधे मिक्सड होने पौधे हैं लेकिन वो अन्य पर निर्भर करते, तो यांत्रिक मदद हेतु वो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है कि एक है ऐसा जो गलत है। तो इसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और स्थापना, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सिमली पार की स्थापना 1994 में हुई थी, ये सही है। कंचनजंगा की स्थापना 2002 में नहीं। कंचनजंगा जो है उसको 2000 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नोकरेक 1988 में, ये भी सही है। पन्ना 2011 में, ये भी सही है। मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ये 2002 में नहीं 2000 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? ये करंट अफेयर्स का है हमारा क्वेश्चन है। तो क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट हमारा केरला हाईकोर्ट बन गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? जो स्वास्थ्य ऐप है वो तमिलनाडु में जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? जो संगम नौसेना है, नेवी नौसेना को इंग्लिश में बोल सकते हैं, नेवी एक्सरसाइज है। तो जो संगम नौसेना अभ्यास ये अमेरिका के साथ होता है, तो भारत और अमेरिका के साथ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, सर इस संगठन का मैंने मुख्यालय स्थापना एक क्लास में पढ़ा दिया है, ज्योग्राफी का क्लास नंबर 11 में आपको संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितना है सबका मुख्यालय, स्थापना और फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो टोंगा है जो कि 187वां देश है। और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। मैंने इसका सारे संगठन का क्लास मैंने लिया हुआ है, क्लास नंबर 11 में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। एक क्लास ही है, उसमें सारे संगठन आपके खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किया है? जो विश्व हिंदी सम्मेलन बनाया गया है 2023 का, उसमें कौन शामिल हुए हैं? तो जयशंकर जी, विदेश मंत्री हमारे जो है एस जयशंकर जी, ये शामिल हुए। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? अभी हाल में ही तुर्की और सीरिया में काफ़ी तेज भूकंप आया था और उसमें काफ़ी लोग मर गए थे। 3000 के आसपास में लोगों को मतलब क्षति पहुंची थी और मृत्यु भी आई थिंक हो गया था। तो उसमें से जो भारत ने भेजा था मदद के लिए भारत सरकार ने, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन दोस्त था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त नाम का हमने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी। ये करेंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 है उसमें से प्रथम स्थान पर हमारा अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। थर्टी 39 क्वेश्चन नंबर था, अब हमारा 40+। नेक्स्ट हमारा है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास कितना दर रहने का अनुमान है? तो जो वित्त वर्ष है
23-24 का, तो उसका जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाएगा 6 से 6.8%। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। मैंने ये वित्त वर्ष का जो 2023-24 का बजट है, मैंने उसका भी क्लास से लिया हुआ है, रूटेरिया का करंट अफेयर्स से, सेट नंबर फर्स्ट में है, तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहले नंबर पे है। ऑप्शन नंबर ए पहले नंबर पे है। भारत सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, फिर भी लोगों को दूध घट जाता है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ दूध लोग बहुत मतलब कि पीते ही हैं। हर घर में दूध देखते हैं, चलते ही चाय दूध। तो भारत सबसे पहला देश हो गया है, तो भारत दूध उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है। अर्जुन पुरस्कार 2022 में, जो अर्जुन पुरस्कार 2022 था, उसमें सम्मानित होने वाली जो श्रुति अंशु का संबंध किस खेल से है? जो अंशु जो श्रुति, उसका खेल कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु जो एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है वो हैरी हाउस को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी, हैरी हाउस को एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, ईयर चुना गया है। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? जो प्रसिद्ध पुस्तक है विक्ट्री सिटी, इसके लेखक है सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, सलमान रुश्दी जो है विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर बी, क्लोज द केयर गैप हो जाएगा इसका थीम। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये है मूर्ति, और ये 70 फीट ऊंची है, और इसकी जो स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लैतूर जिले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली है। नई दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, और आप देखते हैं हमेशा न्यूज़ में आता है कि वहाँ पे सांस लेना भी दिक्कत होता है। तो सबसे प्रदूषित शहर आएगा तो नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा है मिलान करना है राज्य और राज्यपाल। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तेरी परनाइक, ये सही है। मेघालय के फग्गू चौहान, पहले मेघालय फग्गू चौहान जो थे बिहार के थे, लेकिन अभी बिहार के जो राज्यपाल है वो चेंज हो चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए कि बिहार का राज्यपाल कौन है। झारखंड के हैं सीपी राधाकृष्णन, सही है। महाराष्ट्र की गणेश लाल, ये गलत है, गणेश लाल नहीं है, वहाँ रमेश बैस बन गए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें पूछा है गलत, सुमेलित नहीं है तो डी नहीं है। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। जो तुलसीदास बलराम जी है उनका निधन हो गया, या किस क्षेत्र से संबंध में थे? तो ये खेल से संबंधित थे। जो बलराम तुलसीदास बलराम थे वो खेल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष जो बन गई हैं वो है संगीता वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संगीता वर्मा है जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है इस बार भोपाल में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका सम्मेलन किया गया है, का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200। जो दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई है वो 200 मनाई गई है। 200 साल हो गए हैं इनकी जयंती 2 साल हो गए मैंने इनको जन्म लिए। तो हाल में जो दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई है तो 200वां जन्म जयंती। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? जो नरेंद्र मोदी जी है वो कर्नाटक के हुबली में सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किए हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रामचंद्र पौडेल। सुभाष चंद्र नेम्बोंग को हरा के ये बन गए हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और पहले जो थी विद्या देवी भंडारी थी और अभी रामचंद्र पौडेल जी बन गए हैं।
नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य में याओशांग उत्सव मनाया गया है? तो याओशांग उत्सव मनाया गया वो हमारे मणिपुर में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मणिपुर। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? जो महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र में भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? जो वंदे भारत ट्रेन का संचालन कर रही है जो पहली महिला बन गई है ड्राइवर, वो बन गई सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, सुरेखा यादव है वो वंदे भारत संचालन करने वाली पहली महिला बन गई है ड्राइवर में। नेक्स्ट हमारा है, रबी फसल की बुआई की जाती है। जो रबी फसल है उसकी बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। जो गेहूँ सरसों जो ये सब क्या है, रबी फसल है। तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में से बो देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। और इसकी कटाई की जाती है तो फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो जूट उत्पादन में सबसे आगे हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में आगे है। और कपास उत्पादन में गुजरात सबसे आगे है। कपास में गुजरात। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो जो म्यांमार से सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की। ये पूर्व उत्तर क्षेत्र का हमारा भारत का राज्य है। और इसका आप मैप में जाकर लोकेशन देख के बताइएगा हमें कि कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। जो भारत के उत्तरी मैदान है उसमें जो शीत ऋतु वर्षा होती है किस कारण होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जो कॉफ़ी पोर्ट है ब्राज़ील का सेंटोस है उसको कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? जो नंदा देवी चोटी है वो कुमायूं हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नंदा देवी जो चोटी है ये उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो कुमायूं का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। जो लक्षद्वीप है वो किस तरह से बना है? तो प्रवाल द्वारा, प्रवाल भित्ति द्वारा ये बना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, प्रवाल द्वारा निर्मित जो लक्षद्वीप है द्वीपों का समूह। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जो दूध गंगा है ये चिनाब की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और झेलम की कौन सी है आप बताइएगा? वैसे मैं बताती हूँ, किशन गंगा जो है कि झेलम की सहायक नदी है। रामगंगा उत्तराखंड में, रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। और ये आपको पता है उत्तराखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए अरब बंगाल, बे ऑफ बंगाल में मतलब बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। और झेलम जो है जम्मू कश्मीर में और चिनाब भी जम्मू कश्मीर में। और मांडवी जो है गोवा में है। भार की एसआई मात्रक है। जो भार का एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन क्या है? भार का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? जो पेरिस्कोप है, ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप से हम समुद्र के अंदर क्या है वो ऊपर से ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कार्य का भार धनात्मक हो तो उस निकाय का कार्य क्या होगा? तो उस कार्य का भाग जो होगा उसमें उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि होने लगेगी। धनात्मक होगा तो वृद्धि होने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अगर दो कण है उसके बीच की दूरी अगर हम बढ़ा देंगे दूरी को, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, और अगर पास करेंगे तो बढ़ेगा, अगर पास कर देंगे तो बढ़ेगा। तो इसमें क्या करना है? घटा रहे हैं तो दूरी कर रहे हैं तो कम हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, ग्रेविटी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उत्प्रेक्षक बल और भार कार्य करते हैं। जो उत्प्रेक्षक बल और भार है वो क्या किस पे कार्य करते हैं? तो विपरीत दिशा पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उत्प्रेषक बल और भार विपरीत दिशा पे कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो इनमें से क्या जिसकी तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग में आयाम होते हैं, आवृत्ति होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, माध्यम नहीं होते हैं। तरंग में माध्यम नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें पूछा किसकी विशेषता नहीं है, तो विशेषता नहीं है तो माध्यम की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है जो जिस है और ऐसा वापस आ जाए, उस स्थिति में आ जाए, लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं होगा। तो दूध का जो दही बनना होता है वो रासायनिक परिवर्तन का। अरे यार एक मिनट, तो कहाँ पे हम थे? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तन होना, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाजितता के बारे में बताया है? तो परमाणु की जो अविभाजितता के बारे में बताया है वो डाल्टन ने बताया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डाल्टन साहब ने परमाणु की अविभाजितता के बारे में बताया, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था होता है? जो गैलियम है वो समान ताप पर क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसको Ga से सूचित करते हैं, गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका नहीं है? तो 2 और 6 क्या है? ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन धातु नहीं है ये, इसमें धातु पूछा, तो ये धातु नहीं है, ये क्या है? गैस है। ऑक्सीजन का तो गैस का है। इसमें क्या पूछा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु का नहीं, तो बी हो जाएगा 2 और 6। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना गया है? तो इसमें से कौन है? तो परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। काफ़ी लंबा क्लास ना हो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? जो ऑक्सीजन प्रतिक्रिया होती है उसमें से क्या होता है? तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह डैश का लवण होता है? तो वो सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। अगर पीएच मान 0 होगा तो सशक्त एसिड होगा और कमजोर बेस होगा। एसिड मैंने अम्ल और बेस मैंने क्षारीय। अम्ल इसे हिंदी में लिख सकते हैं और इसे क्षारीय। तो यदि पीएच मान 0 होगा तो जो सशक्त अम्ल है और कमजोर बेस का लवण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तित होता है? जो जलीय विलयन है उसमें क्षार जल में OH- आयन निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। उस निष्क्रिय गैस का नाम है, क्या नाम है? उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त सारणी में हम हीलियम को रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। आप आवर्त सारणी का देख लीजिएगा एक और आवर्त सारणी पूरा, तो हीलियम को हम पहले रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अधातुओं को व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? जो अधातुओं को व्यापक उपयोग हम खाद के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाद। बॉयलर में तो नहीं होगा, यंत्र निर्माण में भी नहीं होगा, हवाई जहाज में भी नहीं होगा, तो खाद हो जाएगा। बचता क्या? खाद। अधातुओं का व्यापक उपयोग खाद के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो कास्टिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका हो जाएगा रासायनिक नाम कास्टिंग सोडा का। ऑप्शन नंबर डी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो इसका संबंधित है रक्त से। हीमेटोलॉजी में हम रक्त का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका अध्ययन हीमेटोलॉजी में रक्त से संबंधित है।
पानी की कमी के कारण केशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब पानी से अलग होती है कोशिका संकुचित भित्ति से तो उसे कहते हैं प्लाज्मोलिस। ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलिस कहते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो हमारे शरीर में जो वसा संचायक है टिश्यू के रूप में, ऊतक को टिश्यू भी कह सकते हैं, एडिपोज है, एडिपोज ऊतक। एडिपोज टिश्यू द्वारा हमारे शरीर में वसा संचायक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो इसे हम कहते हैं विभेदन। ऑप्शन नंबर डी, विभेदन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण और उसको संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को हम विभेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थिति तत्व कौन सा है? तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कार्बन। पादप माने पेड़ पौधे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसलिए वो कार्बन डाई हमें उनको ज़रूरी होता है, हमें ऑक्सीजन जरूरी होती है। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? जब आनुवांशिक से आएगा तो ग्रेगर मेंडल ऑप्शन डाल दीजिएगा। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर, ग्रेगर मेंडल। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जो जोक होता है वो इनिलीडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, इनिलीडा संघ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें हेमोडोट दांत पाए जाते हैं? जो हेमोडोट दांत होते हैं वो मछलियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मछली। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य के जो पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? जीवाणु मतलब कि वायरस, वायरस से नहीं होता है। तो चेचक तो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस होता है और खसरा भी। जो टीबी है वो जीवाणु से होता है। तो इसको हिंदी में तपेदिक कहते हैं। तो तपेदिक जो होता है टीबी वो जीवाणु से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें करा विषाणु जनहित नहीं है तो बी, टीबी जो है विषाणु से नहीं होता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन था? जब 1949 में जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त हुआ था, जो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसे उस टाइम बनाया गया था पीसी महालेनोबिस को। ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालेनोबिस को बनाया गया था राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, इसको हिंदी में हम नर्म बोलते हैं, NAARM, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो आप बताइएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम अभी न्यू बनी है। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसे बोला कि जो निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो मजदूरी हेतु है क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग करते हैं? जब क्षति होता है उसका पूर्ति के लिए किसका उपयोग करते? तो जो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता निगम कीमत सूचकांक, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट मैथ का है, तो मैथ का हम क्लास नहीं देखेंगे, मैथ का आप खुद बना लीजिएगा। मैथ का 5 क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा और इसका मैं आंसर आपको दिखाती हूँ। इसमें मतलब कि उत्तर दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो आप खुद इसका देख लीजिएगा। और मैं आपको अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। स्टडी फॉर यू टेलीग्राम हमारा है और उसी पे PDF अगर आपको चाहिए तो डाल दूँगी और उस पर हमें ज्वाइन कीजिए। और मैं उसका लिंक भी कमेंट नहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। और आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और आपको कहीं गलत लगा तो बताइएगा। वैसे तो मैंने सब सही बताया है। और आपको क्लास अच्छा लगा कि नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास फिर लेके आएंगे कल हम। थैंक यू सो मच।
ये आपको हम दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन के साथ, और मैथ्स का भी आप देख लीजिएगा। अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम डाल देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ख़त्म हुआ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।